जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। सारे दोस्त एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप एकदम ठीक हैं, एकदम बेहतरीन हैं। पवन कुमार जी, मधु यादव, अक्षय शुक्ला, नेहा, पूजा, नितेश, स्वाति, ओमवीर, धीरज, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। मित्र, आप सब लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में थोड़ी नेटवर्क की समस्या आई और मैंने आपसे बोला कि शायद आपने वो क्लास की होगी, बाद में तो वो साफ दिखी होगी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास साफ नहीं दिखी थी, जो देख रहे थे लाइव, तो वो आपको, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, वो साफ दिख जाएगी आपको, है ना। उसके लिए रियली सॉरी, कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है, हमारे कंट्रोलिंग से बाहर की बात होती है। आज भी क्लास आपकी लगभग 10 मिनट लेट शुरू हुई, इसके लिए भी रियली सॉरी। दरअसल मैं एक मीटिंग में था मैं, और मीटिंग आप ही लोगों के लिए थी, ज़रूरी मीटिंग थी थोड़ा, है ना। आपका अब आगे वैकेंसी डिसाइड हो रही है, खुशी की बात है कि अभी यूपीएसआई और एसएससी जीडी के बैच के लिए एक मीटिंग थी, वो आएंगे बहुत जल्दी। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल मैं कहाँ पर आपको पढ़ा रहा था दोस्त? मैंने आपको बताया था कि किस तरह मौर्यों के बाद में आपका शुंग वंश, जिसने फिर से वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और फिर उसके बाद में कर्ण वंश आया। क्या बोलेंगे? कर्ण वंश आया। बहुत बढ़िया। रतीश जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड देख ली थी। बहुत बढ़िया, देख ली थी तो अच्छी बात है। आगे अब सुने, अब कमेंट्स बंद करें, रख दें पेन को, आराम से मेरी बात सुना करो, बीच में पेन उठाया करो और शॉर्ट नोट्स लिख लिया करो, ठीक है? क्योंकि पीडीएफ आपको मिलती ही है नोट्स की, कुछ मिसमैच होता है तो वहां से मैच कर लिया करो, कभी कोई कंफ्यूजन हो वहां से देख लिया करो। सातवाहन वंश, जिसको हम आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, 300 वर्षों तक शासन किया। किसके बाद आए हैं ये बताएंगे, क्रम आपको हमेशा पता होना चाहिए। सुंगु के बाद में कौन वंश आया? कण्व वंश आया। और कण्वों के बाद में क्या बोलेंगे जी? सातवाहन आए। कण्व याद है ना, पिछली स्लाइड में आप देखें, मैंने बताया था 43 वर्षों तक शासन रहा। और जब ये सातवाहन वंश देश में है, उसी समय पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भी होंगे, ठीक है। देखिए, 300 वर्षों तक शासनकाल। मेरी सारे प्रिय छात्रों से अपील है, कोई भी छात्र कमेंट नहीं करेगा, फोकस करेंगे सिर्फ। 300 वर्षों तक का शासनकाल है किसका जी? सातवाहन वंश का। तो भैया बहुत सारे शासक रहे होंगे इसमें तो, हाँ। वायु पुराण के अनुसार इसमें 27 शासक रहे हैं, और कई जगह इतिहासकार दावा करते हैं आपका कि इसमें 30 शासक भी रहे। लेकिन ज्यादा कथन कौन सा मान्य है? ज्यादा कथन मान्य है आपका 27 शासकों वाला। भाषा इनकी प्राकृत थी। क्या बोलेंगे? प्राकृत थी। आप कहेंगे भैया ऐसा कंफ्यूजन क्यों 27 और 30? तो बच्चे, जो आंध्र सातवाहन वंश है उसको अंधकार युग भी कहा जाता है। किस वंश को अंधकार युग में रखा जाता है? अंधकार मतलब इनके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। बहुत अधिक ज्ञात क्यों नहीं है जी? क्योंकि बहुत अधिक नहीं लिखा गया होगा, लिखा भी गया तो नष्ट हो गया। जैसे हम देखते हैं अशोक ने शिलालेख लिखवाए, तो आप कहेंगे भैया अशोक तो इनसे पहले है, उसका तो लिखा हुआ मिलता है। तो अशोक ने शिलाओं पर लिखवाया, पत्थरों पर लिखवाया। जैसे मैं आपको जूनागढ़ अभिलेख बताता हूं, उसमें 20 लाइन लिखी गई, लेकिन 4 ही स्पष्ट हैं। 16 पंक्ति एकदम से स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो पढ़ना भी मुश्किल है जो स्पष्ट ही नहीं है। तो बहुत सारे अभिलेख नष्ट हो गए, ठीक है। क्या बोलेंगे? तो 27 और 30 दोनों पर कभी पेपर में आए कि कुल कितने, कभी ऐसे जो मतभेद वाले प्रश्न हैं तो पूछता भी नहीं है, ठीक है। भाषा क्या बोलेंगे? प्राकृत थी। धर्म क्या था? ब्राह्मण था, ठीक है। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान में, दक्षिणी महाराष्ट्र में। अभी एसएससी जीडी में आपका प्रश्न आया था दोस्त कि कौन सा वंश है
सारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि अभी मेरी आवाज कनेक्ट हो पाई है आप लोगों से? इंटरनेट शटडाउन की वजह से प्यारे बच्चे अभी आपकी क्लास बीच में चली गई थी, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची है? अभी एक बार बता देंगे प्लीज थम्स अप करके सभी। ठीक है, अब सभी लोगों के थम्स अप आ रहे हैं। सातवाहन वंश मैंने कहा बच्चे 300 वर्षों तक शासन कर रहा था, ये बात तो समझ गए थे ना, इसकी तो आवाज आई थी। राजधानी प्रतिष्ठान में थी। अभी मैं आपको बता रहा था एसएससी जीडी में एक प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा राजवंश है जो दक्षिण में था। आप कहेंगे भैया जो मौर्यों के बाद में हमने एक चीज जानी कि मौर्य कहां थे, पाटलिपुत्र में, यानी उत्तर में थे। उत्तर में थे तो क्या उन्होंने, अगर हम बात करते दो वंशों की, तो उन्होंने ब्राह्मण वंश को किधर चलाया है? ब्राह्मण वंश को उन्होंने उत्तर भारत की तरफ। लेकिन दक्षिण में ब्राह्मण वंश को किसने चलाया? साउथ में कौन है? तो सातवाहन वंश है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है गुरुजी, आपकी क्लास में ही ये नेट वाले परेशान करते हैं भाई, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। आज इनको ठीक ही कर देंगे, ठीक करना कहते हैं ना जिसको, एकदम से ठीक। संस्थापक इसके सिमुख हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले संस्थापक हैं। इन्होंने कर्ण वंश के अंतिम शासक, मैंने बताया था कर्ण वंश में कौन था, वो सुशर्मन था। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठे। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी नागनिका अभिलेख, जो कहां का है? पुणे का है, पुणे पर, पुणे महाराष्ट्र में है। अभिलेख आप लोग अब समझ ही चुके होंगे। कोई भी राजा अभिलेख क्यों लिखवाता था? मैंने बताया वह अपनी जानकारी तो देता ही था, साथ में कुछ ऐसे एविडेंस देता था जिससे उसके नजदीकी राज्यों के बारे में भी जानकारी मिलती थी। ठीक है, तो नागनिका अभिलेख, नागनिका दरअसल में एक दर्रा है जिसको नाना घाट अभिलेख भी हम कहते हैं। ठीक है, तो नागनिका अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, या फिर आपका बोले नाना घाट दर्रा। नासिक अभिलेख ये भी महाराष्ट्र का है। ये सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देते हैं। और तीसरा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, आगे चले, यहां तक की बात हम जान चुके थे। देखेंगे सिमुक जब गद्दी पर था, ये संस्थापक है। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सातकर्णी प्रथम हुआ। कौन हुआ? सातकर्णी प्रथम हुआ। और सातकर्णी प्रथम एकदम से गद्दी पर नहीं आया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिमुक के बाद में जब सिमुक की मौत हो गई तो उसका जो बेटा है सातकर्णी प्रथम, वह नाबालिग था। तो कहते हैं 18 वर्ष तक लगभग इसके चाचा, जिसका नाम कृष्ण है, उसने शासन किया था। लेकिन अधिकतर पुस्तकों में क्या जिक्र मिलता है? सिमुक का उत्तराधिकारी कौन रहा? सातकर्णी प्रथम। इस वंश के शासकों को आप देखेंगे कि वो सातकर्णी की उपाधि धारण करते हैं। आप कहेंगे भैया कि अगर कभी प्रश्न बन सकता है कि सातकर्णी प्रथम किस वंश से थे, तो बिल्कुल बनेगा। और सातकर्णी लिखा मिले तो सातवाहन वंश समझ लेना। ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम जो है ये भाई साहब आपके सातकर्णी प्रथम, इन्हीं की पत्नी है, इन्हीं की पत्नी का नाम है नागनिका। इन्होंने ही अभिलेख जारी कराया था। नागनिका, क्या नाम है? नागनिका। अभी मैंने बोला नागनिका अभिलेख, तो किसने जारी कराया? सातकर्णी प्रथम की पत्नी है। आपको पता होना चाहिए नागनिका कौन है। इन्हीं की उपाधि है दक्षिण पथपथी, यानी जिसने दक्षिण के पथ को जीत लिया हो, दक्षिण जाने वाले सभी रास्तों पर जिसका अधिकार हो। प्रतिष्ठानपति, क्योंकि प्रतिष्ठान क्या है? इनकी राजधानी है। तो प्रतिष्ठान को जो शासन करता है उसको प्रतिष्ठानपति। जैसे नरों पर शासन करने वाला नरपति हो गया, भू जमीन पर शासन करने वाला भूपति हो गया, उसी तरह से प्रतिष्ठान पर शासन करने वाला प्रतिष्ठानपति हो गया। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। थम्स अप करके बोले एक बार, अश्वमेध यज्ञ आप लोगों को क्लियर है कल का? आप कहेंगे हाँ जी एकदम से क्लियर है कि जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक मेरा साम्राज्य है। चैलेंज करना है तो घोड़े को रोकिए और बोलिए घोड़ा इससे आगे नहीं जा सकता, तब युद्ध होता था। लेकिन राजसूय यज्ञ कब होता था, इसमें क्या अंतर है? इन्होंने एक राजसूय यज्ञ भी कराया। राजसूय यज्ञ कोई भी राजा दोस्त तब करता था जब उसके आसपास के सारे राजा, उसके आसपास के सारे राजा आकर के उसकी अधीनता स्वीकार करते थे और ये कहते थे कि हम आपके अधीन शासक हैं, आप सर्वोच्च हैं, हम आपकी सर्वोच्चता स्वीकार करते हैं, तब राजसूय यज्ञ होता था।
चलो बोलेंगे। सातकर्णी प्रथम का नाम क्या है? एल्डर सैरागोन है। क्या बोलेंगे? एल्डर सैरागोन। बहुत बढ़िया। इनकी पुस्तक की बात करते हैं। अब कहेंगे सातकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सैरागोन किस पुस्तक में मिलता है? क्या बोलेंगे? पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। ये किताब के लेखक बहुत बार पूछे गए हैं, लिख लेना जो बच्चे नहीं जानते, अज्ञात लेखक हैं इसके। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अज्ञात लेखक, आज तक किसी को पता ही नहीं है, बस दावे किए हैं, लेकिन इसके लेखक के बारे में कोई पूर्ण जानकारी नहीं मिलती कि जानकारी क्या है। दरअसल में ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक जो है ये बताती है कि जो यूरोप था, यूनान था, उसका मौर्य वंश के साथ में व्यापार था, आदान प्रदान होता था, उसी के बारे में जिक्र करती है। तो उसी पुस्तक में मौर्योत्तर काल का वर्णन भी है, और मौर्योत्तर काल में एक शासक एल्डर सैरागोन की पुष्टि हुई कि एल्डर सैरागोन कौन है? सातकर्णी प्रथम है। बताइए जरा, सातकर्णी प्रथम किसके बाद गद्दी पर आए? वो चाचा कृष्ण बैठे, वो बात आपको याद नहीं रखनी, वो इतिहास में बहुत अधिक दर्ज नहीं है। तो कौन है? शिमुक। शिमुक के बाद सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम की पत्नी कौन है? नागनिका अभिलेख, जिन्होंने नागनिका अभिलेख जारी कराया। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में, जिससे हमको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। और राजधानी क्या थी इनकी? अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहेंगे भैया राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, पैठन, जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, लेकिन ये राजधानी को और दक्षिण में ले गए। और दक्षिण में कहाँ ले गए? अमरावती ले गए। इसीलिए कहा गया इसको आंध्र का सातवाहन वंश। अमरावती, मुझे बताएं दोस्त, आज अमरावती कौन से राज्य में स्थित है? तो आप क्या बोलेंगे? भैया जी कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है, जैसे तेलंगाना का हैदराबाद है। जानते ना इस बात को? तो आगे आएंगे। भूमिदान की प्रथा किसके द्वारा, किस सातवाहन वंश के किस शासक के द्वारा भूमिदान की प्रथा आरंभ की गई? सातकर्णी प्रथम की। और इस बात की जानकारी नानाघाट अभिलेख, जो किससे जुड़ा हुआ है? नानाघाट अभिलेख, नागनिका इनकी पत्नी और सातकर्णी प्रथम से। ठीक है, कोई दिक्कत? इस बात की जानकारी नानाघाट के अभिलेख से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा जारी किया गया। अगला शासक आता है हाल। पहले कौन आया? सिमुक। सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बना सातवाहन वंश में? तो आप कहेंगे सिमुक का उत्तराधिकारी भैया जी हमारा बनता है कौन? आपका सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, फिर हाल आता है। हाल संस्कृत का एक विद्वान है। पूछते हैं कि सातवाहन वंश के दौरान कौन शासक था जो संस्कृत का परम विद्वान रहा? तो कौन है? हाल। अब आप कहेंगे भैया इतना बड़ा विद्वान है कि गाथा सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में, क्योंकि ये पहले प्राकृत भाषा ही जानता था। तो आप कहेंगे भैया फिर इसका संस्कृत का विद्वान क्यों कह रहे हैं आप इसको? इसके लिए इसको संस्कृत सिखा दिए। इसके लिए सर्ववर्मन ने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी पूछती है, सर्ववर्मन ने कात्रंत पुस्तक लिखी। कौन सी? कात्रंत पुस्तक, कात्रंत पुस्तक लिखी। सर्ववर्मन ने कौन सी लिखी है? कात्रंत पुस्तक लिखी है। बात समझे? और ये कात्रंत पुस्तक क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि हाल को संस्कृत सिखाई जा सके। राजा है भाई, इतना काम तो हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बात मैं आपको बता चुका, नोट करेंगे अच्छे से, तब आगे चलेंगे। इमेज बनाया करो दोस्त, जो भी पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी चीज लंबे समय तक याद रखनी है, स्कैन टेक्निक जानते हो ना, मैंने बताई हुई है। जो भी पढ़ो ध्यान से एक बार आंखें बंद करो और मेमोराइज किया करो 2 मिनट में कि क्या क्या हमने पढ़ा। 300 वर्षों का शासनकाल, आंध्र या फिर सातवाहन वंश का राजधानी प्रतिष्ठान रही, जिसको पैठन महाराष्ट्र हम कहते हैं। स्थापना सिमुक के द्वारा की गई। जानकारी के लिए हमको
नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख, फिर शासकों का क्रम आता है। ऐसे पढ़ेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं। ठीक है। इसमें दो विद्वान रहते थे, किसके? हाल के समय पर। एक तो सर्ववर्मन है, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? कातंत्र लिखी है। कातंत्र ऐसे लिखी जाएगी, वो गलत लगी हुई है बिंदी। और एक व्यक्ति गुडाढ्य हैं, जिन्होंने व्रत कथा पुस्तक लिखी है, व्रत कथा पुस्तक। ठीक है, गुडाढ्य के द्वारा। तो कवि पूछे गुडाढ्य नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे, तो क्या बोलोगे? संस्कृत के महान विद्वान हाल के दरबार में रहते थे। सर्ववर्मन ने कांत्रत लिखी है, बहुत बढ़िया। इसी के आधार पर, किसके आधार पर? व्रत कथा के आधार पर पंचतंत्र पुस्तक विष्णु शर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। दुनिया की सबसे प्रचलित किताबों में से एक है। मैं बच्चों को बार बार बताता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे वो बाइबिल है। बाइबिल को सबसे ज़्यादा बेचा जाता है, लेकिन बाइबिल के बाद में दुनिया में दूसरी सबसे चर्चित किताब वो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। पंचतंत्र में कहानियां हैं, मतलब छोटे बच्चों की कहानियां हैं कि उनको संदेश दिया जाए, उनको मोरल्स, एथिक्स सिखाए जाए। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बच्चे नैतिक मूल्य सिखाने सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। वो सही और गलत का चुनाव कर पाए, वो जान पाए कि चोरी गलत चीज़ है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, आदि ऐसी मोरल एजुकेशन, नैतिक कर्तव्यों के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। ठीक है, आगे फिर आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप कहेंगे भैया ये तो चौथे हैं, आप 23वें का जिक्र कर रहे हैं, यानी अन्य शासकों के बारे में वर्णन ही नहीं मिलता। लेकिन जब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पता चलता है, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माता है उनका नाम था, ये लोग अपनी माता का नाम इस्तेमाल करते थे, इससे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि यह मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन यही गलती नहीं करनी है। माता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, माता का क्या नाम है? गौतमी बलश्री। और जो ये गौतमी बलश्री हैं, बच्चे कहीं किनारे पे लिखना, गौतमी बलश्री ने, मैंने शुरू में लिखा था ना नासिक अभिलेख, वो जो नासिक अभिलेख है वो जारी कराया है, अभिलेख जारी कराया, जिससे ये पुष्टि हो पाई। और नासिक अभिलेख में लिखा हुआ है तो एक साक्ष्य मिल गया कि ये 23वें शासक हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता जी का क्या नाम था? गौतमी बलश्री था, और अपनी माता का नाम इस्तेमाल करते थे। सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक है ये। पुनर्संस्थापक क्यों? तो नासिक अभिलेख में दिखाया गया है कि किस प्रकार से सातवाहनों की शक्ति जो अत्यंत कमजोर हो रही थी, अत्यंत कमजोर हो रही थी, उस शक्ति को फिर से गेन किया, फिर से इकट्ठा किया, किसके द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। इसीलिए ये आपका क्या बोलेंगे, ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था, तो इसको आदित्य ब्राह्मण कहा गया। एका ब्राह्मण त्रिसमुद्रपति, त्रिसमुद्रपति इसलिए कहते हैं कि दक्षिण में जो इसकी सेना थी उसने इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर आपका हिंद महासागर, ये तो सभी जानते होंगे ना, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर हिंद महासागर है। इन तीनों तक इसकी सेनाएं पहुंच गई थी इस क्षेत्र पर। ठीक है, वेणकटक स्वामी, समुद्र विजेता होने के कारण इसको वेणकटक स्वामी भी कहा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बोलेंगे जी। तो भैया क्या इनका समाज मात्र सत्तात्मक नहीं है, माता का नाम इस्तेमाल करते थे, लेकिन राजा कौन है? अधिकारी कौन है? अधिकारी तो पुत्र है। पुत्र है, कौन है? पुत्र। पुत्र कौन होता है? वो मेल कैटेगरी को दर्शाता है, पुरुष जाति की तरफ इशारा करता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। माता का क्या नाम है? बलश्री। नासिक अभिलेख इन्होंने ही जारी कराया। और वह कौन है जो अपने पुत्र के साथ में संयुक्त रूप से शासिका रही हैं? ये बात हम जान चुके। समाज कैसा था? बोलेंगे सातवाहन वंश का पितृसत्तात्मक था। और ये जो आपका शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने शक शासक नहपान को हराया। कौन से शासक?
शक शासक। ऐसे शासक भी है जो शक करते थे? नहीं। शकों का मतलब सीथियन है। मैं आपको बताऊंगा अभी भारत में जो विदेशी आए, इंडो ग्रीक शासक, फिर शक, पहलव, कुषाण कहां से आए, कैसे भारत में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, इसको हम अभी जानेंगे आज ही की क्लास में। अभी बस इतना याद रखिए, इसने शक शासक नहपान को हराया और इसकी जानकारी हमको जोगल श्राम्बी, जो नासिक से मिले, मृदभांड होते हैं बच्चे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, वहां से मिट्टी के बर्तनों के अंदर 13,250 सिक्के प्राप्त हुए और उन सिक्कों पर चित्र बने हुए हैं। उन सिक्कों पर चित्र बने हुए हैं, एक तरफ तो नहपान का चित्र बना हुआ है, उसका चित्रण है, नहपान नाम अंकित है, और दूसरी तरफ आपका क्या बोलेंगे, गौतमी पुत्र का नाम उत्कीर्ण है, यानी कि लिखा हुआ है। तो अब दोनों के सिक्के एक साथ कैसे? तो दोनों का कोई मिलन हुआ होगा, बाद में वेरीफाई हुआ कि नहपान जो है एक शक शासक था, तो ऐसे तो नहीं बुला लिया होगा, सीधी सी बात है, युद्ध में हराया होगा और एक संधि की होगी। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है ये सिक्के कहाँ हैं जी? ये हमने अपने कमरे में रख रखे हैं दोस्त, ये सरकारी संपत्ति है, हमेशा संग्रहालय में रखी जाती है। ठीक है, भारत सरकार का बोलते ना एसेट है। ठीक है, कोई परेशानी? तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, एक बच्चे ने पूछा है सर जी इनका ब्राह्मण धर्म क्यों लिखा हुआ है? ब्राह्मण तो हिंदू होते हैं। बिल्कुल हिंदू होते हैं, लेकिन दोस्त एक बात है, आपने कभी सुना होगा भागवत धर्म, तो भागवत धर्म जो अपना रहे वो भी हिंदू हैं। वैष्णव धर्म, जो वैष्णव की तरह भगवान विष्णु के उपासक हैं, वह भी हिंदू हैं। शैव, जो भगवान शिव जी के उपासक हैं, वो भी हिंदू हैं। तो आप समझेंगे कि इन लोगों ने अपना टाइटल इस्तेमाल किया, तो इन्होंने अपने धर्म को उसी तरह से पुट किया, शासक थे, तो ब्राह्मण धर्म कहा स्वयं के धर्म को। आगे ये देखो नहपान और एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र है वो था वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, जिसको हम पुलवामी, इसका अन्य नाम है पुलवामी। पुलवामी रुद्रदामन से पराजित हुआ, और रुद्रदामन कौन है? ये भी एक शक शासक है। देखो पिताजी इतने ताकतवर हैं कि बाहर की विदेशी शक्तियों को हरा दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी की फाइट हुई किससे? नहपान से, तो उन्होंने तो नहपान को हराया, यानी भारत आने वाली विदेशी शक्ति को कमजोर किया। लेकिन पुत्र कमजोर हो गया है, पुत्र कमजोर हो गया तो किससे? एक शक शासक है रुद्रदामन से पराजित हुआ है, हार गया है, हार गया। तो यहां पर गौतमी पुत्र सातकर्णी एक चीज ढूंढते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, मैंने कहा आपसे कि सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान शासक हुए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने यहां पर अपने पुत्र के हारने की जो हार है उसको भी जीत में बदलने का प्रयास किया। कैसे? कि कहते हैं रुद्रदामन को उन्होंने मना लिया कि रुद्रदामन की जो बेटी है उसकी शादी वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, ये वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बेटे शिवश्री से करवा दी। रिश्ता बना लिया, रिश्ता बना लिया किससे? शकों से। तो क्या हो गया? एक विवाह हो गया, और विवाह संबंधों के द्वारा एक मजबूती पैदा हुई। इसके बाद में कौन आता है? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के बाद में यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक है जिसने जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए? तो हम कहेंगे यज्ञश्री सातकर्णी है। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब आप लोग, कोई बच्चा ये सोचे यज्ञश्री सातकर्णी कैसा दिखता होगा, यज्ञश्री सातकर्णी क्या खाता होगा, क्या पीता होगा? बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, इनके शासनकाल नहीं पूछे जाते? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इनके शासनकाल के बारे में विवरण ही नहीं मिलता। ये 5 ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ एजम्पशंस है। हिंद यूनानी शासक, शक हैं, कुछ शासकों का वर्णन मिलेगा, पहलव, आगे हम पढ़ेंगे अभी, कुषाण, इनके जो शासनकाल होंगे, जैसे कनिष्क, कनिष्क ने तो कैलेंडर जारी करा दिया, तो कनिष्क के बारे में तो 78 AD एक विवरण मिल गया। अदरवाइज इन शासकों का शासनकाल ही नहीं पता होगा और ना कभी परीक्षा में पूछा जा सकता, क्योंकि परीक्षा वाला पूछ लेगा तो स्टूडेंट कल अपील नहीं कर देगा कोर्ट में, बोलेगा तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है, बताओ, तुम मेरा प्रश्न काटते हो, तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है?
ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया पंकज बघेल जी, बहुत शानदार। सर लोग क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि बच्चे आप लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे। को अपेक्षा ही मत रखो किसी से, कैसे कोई धोखा दे देगा? मतलब ही नहीं बनता। आप किसी से अपेक्षा ही मत रखो, धोखा मिलने के चांस ही नहीं होगा। आगे आएंगे। यज्ञ श्री सातकर्णी जलियान के चित्र वाले सिक्के जारी कराए। अब यहां पर आप कहेंगे भैया कि ये जो गायब गायब मिलता है इतिहास, इसको पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सा विवरण है। कहते हैं कि सुंग वंश के बाद का जो इतिहास है उसको मिटाने का जो विदेशी शक्ति हैं हमारे देश के अंदर जब एक्टिव हो गई तो उन्होंने मिटाने का भरपूर प्रयास किया है। इसके बाद में ये तो हर्षवर्धन थे जिन्होंने नाटक लिखे अपने स्वयं के, तो उनके बारे में जानकारी मिल पाई। गुप्त वंश के बारे में थोड़ी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन ये बीच वाला जो पीरियड है सुंग वंश के बाद वाला, कर्ण के बाद में जो विदेशी आक्रमणकारी है, इतिहास एकदम से शून्य मिलता है। ठीक है। सपना झा जी बहुत थैंक यू बच्चे। आगे आएंगे। अंतिम शासक कौन है? सातवाहन वंश का विजय है। विजय। सातवाहनों ने सीसे के सिक्के जारी कराए। ठीक है, सीसे के सिक्के जारी कराए। किसके जारी सिक्के जारी कराए? शीशे के, मिरर के। पोटीन एवं तांबे के सिक्के भी चलवाए। पोटीन एक धातु है जिसका आंध्र से बच्चे आपका अगर बात करें कॉपर के जैसी ही धातु, उसके सिक्के भी चलवाए। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। कल्याण नामक बंदरगाह को इन्होंने बच्चे आपका कहां पर? पश्चिमी तट पर, आंध्र के पर बना रखा था, वहां से ये व्यापार करते थे। व्यापार के बारे में कहा जाता है कि जो एशियाई जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों के साथ में आंध्र के शासकों का व्यापार था, समुद्री मार्ग से व्यापार था। बोलेंगे जी। वेरी गुड। सर जी ग्रेन क्या होता है? ग्रेन बच्चे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अगर मैं बात करूं जैसे 100 ग्रेन की बात करें, 100 ग्रेन जो होता है ये 6.47 ग्राम होता है, यानी 500 में देखें तो लगभग 30 ग्राम का सिक्का। काफी भारी सिक्का हो गया होगा। जी हाँ, ठीक है। 100 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं याद रखेंगे? 6.47। तो क्या गुणा करोगे? गुणा कर लो, 5 की 6 पंजे 30, 4 पंजे 30, 32 दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शॉर्ट नोट्स बनाया करो हमेशा, ऐसे लिखो सातवाहन लोग कल्याण बंदरगाह। अच्छा बच्चा इतने में कर देगा, रट्टू नहीं बनना। चलो भाई, भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए हैं दोस्त, किस क्रम से हुए जरा देखें। सबसे पहले कौन आए? ईरानी। मुझे आंसर करते रहे, ईरानियों में पहला आक्रमणकारी कौन है जो भारत आया? इसके बाद बोले यूनानी लोग आए। यूनानियों में पहला शासक कौन है जो भारत आया? हिंद यवन की बात करते हैं, इंडो ग्रीक आए। अभी इनको हमने पढ़ा नहीं, तो ऐसे बोलते हैं सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर आए आईजी साहब पीके। आईजी साहब पीके, ठीक है, एट 8 PM, ऐसे सोच लो। बहुत अच्छे, सुदीप जी ने एकदम सही आंसर दिया है। करम, वेरी गुड। सोनम, बहुत शाबाश बच्चे। दीपेंद्र, दिनेश, अच्छे आंसर करने वाले सारे बच्चों का सिलेक्शन हो, वेरी गुड। आईजी साहब कैसे आए हैं? पी के आए हैं, एट 8 PM। आईजी क्या है? इंडो ग्रीक है, जानेंगे सबको। शक, पहलव, कुषाण, अरबी, तुर्की। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, पहले तो आपको क्रम पता होना चाहिए, इसी क्रम को जानेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। क्रम को जानना और समझना, पहले नोट कर लो। को बच्चा तो 1 घंटे तक उसका काम यही है, पहली सुबह से देख रहा हूं मैं उसको, पिछले आधे घंटे से एक ही कमेंट करे जा रहा, गुरुजी मेरा नोट नहीं हुआ, नोट नहीं हुआ। भैया नोट्स किस लिए मिलते हैं? नोट ही करते रहोगे क्या पूरी जिंदगी? बोलेंगे नहीं।
भैया 23वें नंबर जो शासक है उससे पहले 22वें नंबर हाँ रहा होगा, यही तो मैंने तुम्हें बताया। नासिक अभिलेख बताता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी 23वां शासक है। सीधी सी बात नहीं है, उससे पहले भी शासक रहा ही होगा भाई, जनरल लॉजिक की बात है। आगे चलें, आगे आते हैं। तो सबसे पहले हिंद यवन शासकों की बात करते हैं। किसकी? हिंद यवन शासकों की बात करते हैं। हिंद यवन शासकों की बात करेंगे दोस्त, यहां पर एक बात समझनी होगी। अगर मैं अपने प्यारे देश भारत की अगर मैं अपने प्यारे देश भारत की बात करूं, रियली सॉरी, ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे भैया जो ये लोग आए हैं विदेशी, चाहे हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी, ये कहां से आए हैं देश में, ये समझे। मुझे बताइए कि भारत आने वाला पहला यूनानी कौन था? तो आप कहेंगे भैया सिकंदर भारत आया था, ये हम बात जानते हैं। सिकंदर अपना जो क्षेत्र था किसको देकर चला गया था? थल क्षेत्र, भारत के समीप वाला सेल्यूकस को। सेल्यूकस को हरा के ये क्षेत्र किसने ले लिया था? तो आप कहेंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच उनकी बेटी की शादी भी हो गई थी। संबंध कैसे थे? आप कहेंगे भैया मैत्री संबंध थे, फ्रेंडशिप थी। तो सेल्यूकस के सभी आने वाले वंशजों के साथ मौर्य साम्राज्य के बहुत अच्छे संबंध रहे, व्यापार भी रहा, मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे, ठीक है। लेकिन जब मौर्योत्तर काल आया, चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत ताकतवर शासक थे, विदेशी शक्तियां डरती थी। लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ कि भारतीय शासक जो थे, भारतीय शासक, लिखना मत, बस समझ लेना, भारतीय शासक एकजुट ना रहे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई बहुत मजबूत शासक नहीं रहा। जैसे मैंने बताया पुष्यमित्र सुंग के समय पर भी यवनों का आक्रमण हुआ, अभी बात करेंगे उसकी। तो जब एकजुट नहीं रहे तो ये जितने भी यूनानी लोग थे, यूनानी मतलब कि यूरोपीय लोग थे, इन्होंने भारत के पास वाले इन क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। और आज वाला जो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान है, इसी को हम बैक्ट्रियन क्षेत्र कहते हैं। यानी ऐसे यूनानी शासक जो भारत के कुछ, भाई अफगानिस्तान किसका हिस्सा है? अफगानिस्तान हमारे प्यारे देश भारत का हिस्सा है। 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ है। अफगानिस्तान कब अलग हुआ भारत से? 1893, तभी खींची गई थी आपकी डूरंड लाइन। तो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान वाला जो हिस्सा है, उज्बेकिस्तान, इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान के भी ऊपर वाला कुछ हिस्सा, इसी को हम कहते हैं बैक्ट्रिया क्षेत्र। बैक्ट्रिया क्षेत्र। तो वो जो शासक थे यूनानी, जिन्होंने हिंदुस्तान के इस हिस्से पर कब्जा बना लिया, उनको हम क्या कहते हैं? समझ पाए हिंद यूनानी नाम क्यों है? यूनान के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करा लिया, तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बैक्ट्रिया क्षेत्र बोलते हैं। और इसीलिए हिंद यूनानी शासकों को हम क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन शासक कहते हैं। कैसा? बैक्ट्रियन शासक। बात क्लियर है? इस बात में कोई दिक्कत? तो बैक्ट्रियन शासक जैसे ही आएंगे तो उस क्षेत्र की अन्य जातियों को भी मैसेज जाएगा कि भाई भारत में अवसर हैं साम्राज्य विस्तार के, हमको भी चलना चाहिए। तो इनके पीछे पीछे जो जातियां आएंगी लगभग इसी क्षेत्र से आएंगी, ठीक है। अब वापस आते हैं। तो हिंद यवन शासकों को, इन्हें बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। इनका जो पहला शासक है वो डेमिट्रियस है। अब समझ सकते हैं, सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज है। सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया 305 बीसी में। हम सब करें, सारे बच्चे जानते हैं ना, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो तीसरी पीढ़ी तक संबंध अच्छे हैं। लेकिन तीसरी पीढ़ी का जो ये डेमिट्रियस है,
डेमीट्रियस है, ये पहला शासक है। आगे डायोडोट्स ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया। यानी सेल्यूकस तो हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य की जैसे ही मृत्यु हुई तो इसने क्या कर दिया, खुद को डायोडोट्स ने, किसका, सेल्यूकस का वंशज है, अगली पीढ़ी है, खुद को राजा घोषित कर देता है, खुद को। और डायोडोट्स का ही पुत्र है आपका डेमीट्रियस, अगर हम बात करें, ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, डायोडोट्स का पुत्र नहीं है। डायोडोट्स ने क्या कर दिया, खुद को राजा घोषित कर दिया। यहां पर एक बात याद रखनी होगी, डायोडोट्स की तो हत्या की है, लिख लेना इस बात को, डायोडोट्स की हत्या यूथिडेमस ने की। आप कहेंगे भैया बड़े कठिन कठिन से नाम है, अब है तो है, मेरा बस चलता, यूथिडेमस ने की। यूथिडेमस कौन है, ये है फादर ऑफ डेमीट्रियस, फादर ऑफ डेमीट्रियस। बोले भैया इनके नाम सोनू मोनू होने चाहिए थे, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, तो ये सब जानकारी जो हमको मिलती हैं हिंद यवन शासकों की जानकारी के बारे में, जो सोर्स हैं, जो स्रोत है, वो क्या है, ये जानकारियां हमको कहां से मिलती है, इसके बारे में बच्चे ये स्रोत है आपका, एक तो अवदान कल्पलता पुस्तक है, अवदान कल्पलता पुस्तक। कोई पूछे अवदान कल्पलता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अवदान कल्पलता पुस्तक क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। लेखक कौन है, क्षेमेंद्र। दूसरा बच्चे इसी में एक जानकारी, आगे मैं एक पुस्तक बताऊंगा, मिलिंद पन्हो, बहुत पूछता है, बौद्ध भिक्षु नागसेन, आगे मैं बताऊंगा उसके प्रश्न है। मिलिंद पन्हो नागसेन की पुस्तक है, उससे भी हमको जानकारी मिलती है कि भारत में एक हिंद यवन आक्रमण हुआ था। राहुल महलावत वेरी गुड, चलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, आगे आएगा। सर जी अगाथोक्लीज ने हत्या की थी, नहीं अगाथोक्लीज तो अभी आएगा, उस शाखा का ही है। सर एसएससी में जीएस के क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, हाँ बहुत बहुत, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के तो बहुत होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जानकारी का स्रोत हुआ, ये बातें मैंने आपको बताई। दूसरा आक्रमणकारी कौन है, वो डेमीट्रियस है। किसी बच्चे की अगर स्लाइड छूट जाया करे ना कि भाई हम आगे बढ़ गए, तो स्क्रीन को रोक लिया करो, है ना, आपकी अपनी स्क्रीन को तो आप रोक ही सकते हो। अब यहां देखेंगे, ये दिख रहा है साफ, जरा देखें, ऐसे समझे, पहले एक आइडिया ले लो, ग्राफ किस तरह का बनाना है, इस तरह अपने पेज पे कुछ लाइन खींचनी है आपको, तब नोट्स बनाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगा कहां पर क्या, पहले बना लो। ये किसको पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हिंद यवन शासकों को। इनकी दो शाखाएं थी, हिंद यवन शासकों की दो शाखाएं थी। तो पहले पहली शाखा को पढ़ो, लिख भी सकते हैं आप, पहली शाखा, पहली शाखा कौन है आपकी, डेमीट्रियस शाखा। मैंने दोस्त आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अभी, सॉरी, मैंने बोला डेमीट्रियस किसका बेटा है, क्योंकि इसके पिता ने किसकी हत्या कर दी, डेमीट्रियस के पिता कौन है, डेमीट्रियस के जो पिता हैं या फादर हैं, क्या बताया मैंने, इसके पिता का नाम है आपका, अभी बताया आपको, देखेंगे जरा, क्या बताया, यूथिडेमस। किसके पिता हैं यूथिडेमस, यूथुडोमस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूथिडेमस लिखें या यूथुडोमस लिखें, किसके पिता हैं, तो हम कहेंगे वो डेमीट्रियस के पिता हैं। तो यूथिडेमस ने किसको आपका मार दिया है, डायोडोट्स को, और डायोडोट्स ने कौन सी सत्ता ली थी, सेल्यूकस से। तो सेल्यूकस के बाद में डायोडोट्स, डायोडोट्स के बाद में यूथिडेमस, और यूथिडेमस के बाद में आपका कौन आया, हम कहेंगे भैया डेमीट्रियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तीसरी पीढ़ी में से है, और इसके बाद जो शासक आए वो आए अपोलोडोट्स, अगाथोक्लीज
और मिनांडर। वह कौन सा हिंद यवन शासक है, ये सब कौन है, हिंद यवन है। वह कौन सा हिंद यवन शासक है जिसने कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी कराए, अगाथोक्लिज। ठीक है, अगाथोक्लिज। डेमिट्रियस शाखा का ही एक वंशज है आपका मिनांडर, जिसको हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। और मिनांडर और मिलिंद इसीलिए बोलते मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है, मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। कब प्रश्न किए ये अभी देखेंगे। मिनांडर ने भारत में सिकंदर से भी ज्यादा भूभाग जीते। बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसने वार्ता की, मिनांडर ने, और बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार कर लिया था। तो मिलिंद पन्हो का मतलब क्या है कि जो शासक है, मिलिंद कौन है बताएं जरा, हिंद यवन शासक है जी। तो मिलिंद के जो प्रश्न है, उसने बौद्ध भिक्षु से जो प्रश्न किए उनको हम मिलिंद पन्हो कहते हैं, मिलिंद के प्रश्न कहते हैं। उपाधि इसकी हमिकश है। सोटर इसी को कहते हैं। सोने के सिक्के किसने चलवाए, किस हिंद यवन शासक ने सोने के सिक्के चलवाए, नाम पूछे तो मिनांडर कहना। मोस्ट इंपोर्टेंट भी मार्क करना, लगातार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। लेकिन मान के चलो दोस्त, अगर वो शासक का नाम ही ना दे और आपसे पूछे कि वह कौन व्यक्ति है, वह, या पूछ ले कौन सा वंश है जिसने सोने के सिक्के चलवाए, तो क्या लिखेंगे, सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, हिंद यवन ने, इंडो ग्रीक ने चलाए हैं। ठीक है, उद्देश्य जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। वो परेशानी, तो इतनी बात तो समझे हम। शाखा से मतलब क्या हुआ भैया, शाखा से मतलब हुआ डेमिट्रियस तो आ गया भारत। डेमिट्रियस ने कहां आक्रमण किया जरा बताएंगे भैया, इतनी सी बात हमें समझ में आई। ये एक इंडो ग्रीक शासक है और ये भारत आ गया। भारत कहां से आया दोस्त जरा बताएं। मैंने आपको बताया बैक्ट्रिया क्षेत्र से आया। बैक्ट्रिया कौन सा क्षेत्र है, तो भैया आज का अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से ये आए। तो जब ये वहां से आ गए तो वहां पर कोई रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो यहां पर दूसरी शाखा से मतलब यही है कि डेमिट्रियस शाखा जब, यानी कि उसके परिवार के लोग, उसके परिवार के लोग जब, नोट करना उसके परिवार के लोग जब भारत आ गए तो इनको क्या मौका मिलता है, यूक्रेटाइड शाखा। ये वो शाखा है जिसने बैक्ट्रिया क्षेत्र को मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि वो तो भारत में बिजी हैं, बैक्ट्रिया क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। और नाम कौन है, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है यूक्रेटाइड्स। तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी भैया कि उसके क्षेत्र को इसने ले लिया। वो गया वापस, 4 महीने बाद जब वापस गया तो संघर्ष हुआ, लेकिन डेमिट्रियस की हार हुई। डेमिट्रियस की हार हुई। उसके बाद में उसके पुत्रों ने भारतवर्ष में शासन किया और इन्होंने किधर, आपका यूक्रेटाइड शाखा ने आपका बैक्ट्रियन क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। बैक्ट्रियन जो क्षेत्र था, यूक्रेटाइड्स के बाद में जो उत्तराधिकारी बना, उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी पर आया, कौन आया, एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स, एंटियालकीड्स की क्या बात है खास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और महत्वपूर्ण मार्क करना। ये बात तो हम जान गए। एंटियालकीड्स की महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चे, एक सेकंड रुकना। रियली सॉरी, मम्मी का फोन था, फोन उठाना जरूरी था। उन्होंने पहले ही बोला था इतने बजे मैं फोन करूंगी, एक कुछ बताना था उन्हें, तो उस वजह से। ठीक है,
तो क्या बोलेंगे, यूक्रेटाइड शाखा के जो उत्तराधिकारी हुए वो एंटियालकीड्स हुए, और ये शाखा कहां पर है, बैक्ट्रिया क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। इसने सुंग वंश के शासक भागवत, आप कहेंगे भैया सुंग वंश में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताया था ना, वहां पर 10 शासक हुए, उन्हीं में से एक शासक थे भागवद्र, या जिनको हम भागवत कहते हैं, भागवत, चूंकि इनकी एक शाखा पहले से है बच्चे भारत में। तो क्या बोलेंगे, एंटियालकीड्स। इसने सुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में हेलियोडोरस को भेजा। हेलियोडोरस कौन है, एक व्यक्ति है जो एम्बेसडर बनकर के, दूत बनकर के आया। पहले अक्सर राजा एक दूसरे से संवाद करते थे, अपने लोगों को भेजते थे, ठीक है। तो इसने सुंग वंश के शासक भागवत या भागवद्र के दरबार में किसको, हेलियोडोरस को भेजा, और ये हेलियोडोरस ही है, लिखना, हेलियोडोरस ने, लिख लेना कहां पर भेजा। हेलियोडोरस ने, अगर मैं बात करूं आपका, तो हम लिखेंगे गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, जिस गरुड़ स्तंभ कहां पर है, विदिशा एमपी में है, विदिशा एमपी में। इसी गरुड़ स्तंभ को बच्चे हम, क्योंकि हेलियोडोरस ने बनवाया, और हेलियोडोरस की मदद इसमें किसने की थी, भागवत ने, तो इसको हम हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। और ये बेचारा इतना प्रभावित हुआ कि इसने भागवत धर्म को ही अपना लिया था यहां पर आकर के। इसी हेलियोडोरस स्तंभ को हम खामबाबा कहते हैं। खामबाबा केबीसी का पूछा गया प्रश्न है, खामबाबा कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, खामबाबा। कोई दिक्कत, बात समझ गए। तो क्या मैंने बोला कि एक शाखा तो भारत आई, वो डेमेट्रियस की है, तो वो तो भारत में शासन कर रहे हैं, तो वो भारत में शासन कर रहे हैं, तो उन कहां से आए हैं, बैक्ट्रिया से। बैक्ट्रिया वाले को कब्जे में किसने ले लिया, यूक्रेटाइड्स नामक आदमी ने, उसकी शाखा को यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स के ही वंशज हुए एंटियालकीड्स, जिनका विवरण मिलता है कि उन्होंने भारत में सुंग वंश के शासक भागवद्र के दरबार में किसको भेजा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भागभद्र के दरबार में कौन सा व्यक्ति जो बैक्ट्रिया क्षेत्र से आया, तो आप क्या आंसर करेंगे, हेलियोडोरस, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेलियोडोरस। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, जरूर नमस्ते करेंगे मम्मी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ कहां पर स्थित है, गरुड़ स्तंभ आप गूगल करके फोटो देख सकते हैं। आगे आएंगे, इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को। अब दोनों की राजधानी की बात करेंगे, दोनों शाखाओं की राजधानी की बात हम करेंगे। अब इतनी बात समझ में आई दोस्त, इतनी चीज समझ में आई, थम्स अप करे, दोनों शाखाएं समझ गई। दोनों शाखाएं कहां पर हैं, ये दोनों शाखाएं भैया हम समझे कि एक तो भारत में जो शासन कर रही है, और दूसरा जो भारत के साथ व्यापार से जुड़ना चाहती थी, एंटियालकीड शाखा, जिसके पिता यूक्रेटाइड शाखा से संबंधित थे। राजधानी साकल यानी कि आपका शियालकोट जो पाकिस्तान में स्थित है, ये डेमेट्रियस शाखा की राजधानी है। और यूक्रेटाइड शाखा ने अपना सेंटर कहां पर बना रखा है, मैंने कहा कि उन्होंने बैक्ट्रियन क्षेत्र को जीत रखा है, तो वो किधर है, भारत की सीमाओं से बाहर है, उन्होंने तक्षशिला को राजधानी बना रखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो क्या बोलेंगे भैया। एक बच्चा कह रहा भैया जी आप पापा का जिक्र नहीं करते कभी, भैया पापा हमारे गब्बर सिंह आदमी हैं। देखें, तो क्या बोलेंगे, जो ये राजधानी है किसकी, डेमेट्रियस शाखा की। तो भैया थोड़ा समझाएं, डेमेट्रियस शाखा जब भारत में आई तो किस तरह और कहां से कहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो डेमेट्रियस शाखा भारत में आई है दोस्त, याद रख लेना, इनका शासन था पंजाब, याद रख लेना, पंजाब में झेलम से लेकर के प्रदेश में मथुरा तक, उत्तर प्रदेश मथुरा तक, झेलम से मथुरा तक किसका शासन है, तो ये वाला जो शासन काल था पंजाब की झेलम नदी से, ये डेमेट्रियस शाखा है। कौन थी, डेमेट्रियस शाखा। तो भैया यूक्रेटाइड शाखा ज्यादा शक्तिशाली थी कि डेमेट्रियस शाखा,
ये यूक्रेटाइड्स ज़्यादा शक्तिशाली हो गए क्योंकि इन्होंने इनका मूल क्षेत्र भी छीन लिया। कैसे जी? तो ये तो आपका बच्चे जो क्षेत्र है यहाँ तक्षशिला कहें या बैक्ट्रिया क्षेत्र कहें, जो बैक्ट्रिया क्षेत्र था उज्बेकिस्तान वाला, उस बैक्ट्रिया से लेकर के इधर आपका झेलम तक ये जो क्षेत्र था ये किसका था आपका? ये सारा क्षेत्र, तो बोलेंगे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? यूक्रेटाइड शाखा के पास में। यूक्रेटाइड्स में बच्चे, यूक्रेटाइड शाखा में कौन रहा? एंटियालकीड्स। इस पूरे ही हिंद यमन शासकों का अंतिम रहा वो। तो बोलेंगे अंतिम शासक जो हर्मियस है किसका? यूक्रेटाइड शाखा से था। ये लिख सकते हैं आप, यूक्रेटाइड शाखा से था। इसे कुजुल फिडेस, क्या बोलेंगे? कुजुल कुडफिसेस ने हराया। ये भी मैंने बोला कि जैसे ही हिंद यमन देश में आए तो अन्य जातियां भी आईं। तो क्या बोलेंगे भैया? हम एक बात समझे कि हिंद यवन कहाँ से आए। एक बच्चा अभी भी पूछ रहा है इनको हिंद यवन क्यों कहते हैं। बेटा आप सारी क्लास क्यों नहीं देखते हो? बताया हुआ है क्लास में ही। मित्र, मेरे भाई, नटखट मटरी बच्चे, बताया हुआ है, सारी क्लास देखा करो। कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा है हेलियोडोरस कहाँ के थे। अभी तो बताया, हेलियोडोरस बैक्टीरिया से आया था। भैया क्या इस समय पर भी मगध शक्तिशाली है? नहीं, मगध शक्तिशाली नहीं है। अब भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया है। मौर्यों तक भारत सेंटर में एक शक्तिशाली शक्ति हुआ करता था, लेकिन मौर्यों के बाद में उस शक्ति का बिखराव हो गया। जैसे ही वह बिखराव हुआ है तो आप देखेंगे इस समय पर बहुत सारे सेंटर बनेंगे। मौर्यों के बाद में सेंटर बनेगा कन्नौज। अब लड़ाई होगी कन्नौज के लिए। क्या बोला मैंने? मगध की शक्ति खत्म होने के बाद में भारत का जो चौराहा होकर के गुजरेगा, उत्तर और दक्षिण से जो जोड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जोड़ेगा। और अब सारी होड़ कन्नौज के लिए होगी। आगे चल के कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा। भारत में महान शासक रहे हर्षवर्धन जैसे व्यक्ति क्या सेंटर बनाएंगे? अपना कन्नौज बनाएंगे, उसको अपने अधीन लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हिंद यवन कहाँ से आई? क्या बोलोगे भैया? बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया कहाँ पर स्थित है जरा बोलेंगे भैया? आज के मैप में बात करें तो भारत से ऊपर जो अफगानिस्तान पड़ता है, इधर क्षेत्र से आए। भारत आने वाला कौन व्यक्ति है? पहला डेमीट्रियस। डेमीट्रियस क्यों आ गया जी? क्योंकि डेमीट्रियस के जो पिताजी थे यूथीमेड्स, उन्होंने हत्या कर दी सेल्यूकस के वंशजों की। तो इनके पिताजी को गद्दी मिल गई, इधर पिताजी गद्दी मिल गई तो इनको ऑफर में मिली। इन्होंने सोचा यार घूमते हुए कहाँ चलते हैं? घूमते हुए इन्होंने कहा भारत चलते हैं। तो भारत आ गए। इनके वंशज भी आए, ये आए होंगे। तो इनके वंशजों में मैंने आपसे कहा किस किसने शासन किया, तो आप कहेंगे भैया पहले अपोलोडोट्स हुआ। अपोलोडोट्स ने शासन किया। अपोलोडोट्स के बाद में एक शासक इनका रहा अगाथोक्लिज। अगाथोक्लिज ने इसकी हत्या कर दी थी अपने ही पिता की। और फिर इसी में रहा एक मिनांडर। सबसे महान कौन है? मिनांडर। अब बताओ मिनांडर ने कौन सी चर्चा की है? बौद्ध भिक्षु नागसेन से चर्चा की। उसको ही हम मिलिंद पन्हो कहते हैं। सबसे सोने के सिक्के किसने चलाए? मिनांडर ने चलाए। तो सबसे महत्वपूर्ण शासक बन के उभरा हिंद यवन का कौन? मिनांडर। ये बेचारे तो भारत में आ गए। तो ये कहाँ, कौन सा क्षेत्र खाली करके आए? ये बैक्ट्रिया खाली करके आए। तो बैक्ट्रिया में किसने आपका शासन कर लिया था इस समय पर? इन विचारों की जगह किसने ले ली थी? तो आप कहेंगे भैया इनकी जगह ले ली थी यूक्रेटाइड्स नामक आदमी ने। यूक्रेटाइड्स ने, जिसकी शाखा है उसका पुत्र एंटियालकीड्स था, जिसने भागभद्र के दरबार में किसको भेजा? हेलियोडोरस को। बात समझ में आई? भैया ये काली मिर्च खाते थे? नहीं भैया मुझे नहीं पता। वेरी गुड, बात समझ में आई। बड़ी छोटी सी बात थी। इतनी सी भी बात इतनी 4 बार में भी समझ में ना आए तो मैं फिर आपको बुद्धू ही करार दूंगा या कहूंगा कि आप फोकस नहीं कर रहे होंगे। कोई दिक्कत? हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े हैं? मुद्राओं पर लिपि, अब तक हम नहीं जानते थे पैसों पर स्वरूप लिखना कुछ। आज आप बच्चे देखते हैं कोई सिक्का है या आपकी कोई भी करेंसी, उस पर कोई भाषा होती है। जैसे मैं पूछूं भारतीय नोट है, उस पर कितनी भाषाएं होती है? आप कहेंगे 17 भाषाएं होती हैं। जो बॉक्स होता है, पैनल होता है, उसमें 15 भाषाएं होती हैं। तो आज किसी भाषा या लिपि का इस्तेमाल नोट पर होता है जो उसके बारे में जानकारी देती है। 10 रुपए का नोट है।
मुद्राओं की लिपि, क्या बोलेंगे? कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग, इससे पहले हम नहीं करते थे, ये आपको हमको किसने बताया? हिंदी यवन शासकों ने। 12 राशियां, आपकी भी अपनी एक राशि होगी, मिथुन होती है, मेष होती है, वृश्चिक होती है, धनु होती है, 12 राशियों का, यानी कि भारतीय लोगों ने इनके बारे में लिखा है कि इनको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, इसीलिए हिंद यवन ये पूजनीय हैं तो ये बर्बर, ये लड़ाकू जाती है, लेकिन ये पूजनीय इस बात के लिए भी है क्योंकि इनको ज्योतिष का ज्ञान है। बहुत बढ़िया, आपकी मिथुन है तो एक बच्चा कह रहा मेरी मिथुन है राशि, कोई बच्चा बताएगा मेरी हेममालिनी है राशि। पर्दा प्रथा यवनिका की शुरुआत, यवनिका पर्दा को हम बोलते हैं, पर्दा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा? हिंद यवन के द्वारा। अच्छा भैया, हम समझ गए कि भारत आने का अवसर जब जातियों को मिला तो इधर से आई, तो भैया फिर छुट छुट के कहाँ आएंगे? आपकी ईरान इराक से भी जातियाँ, अन्य जातियों को भी मैसेज आएगा तो सभी जातियाँ भारत आना शुरू करेंगी। वो कौन कौन सी जातियाँ होंगी? ऐसे ही फिर आए शक, क्या बोलोगे? शक आते हैं। इंडो ग्रीक के बाद में कौन आए हैं? शक। शक कहाँ से आए? मिड एशिया से आए। मिड एशिया मतलब जो ईरान इराक वाला क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान, इस्तान कंट्रीज बोलते, इसको बोलते एशिया माइनर, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यहां से आए। पहला शासक आया यहां से मोगा, मोगा या कई बार इसको मेउस भी लिखा हुआ मिलता है, मेउस। शक शासक आते हैं। शकों ने भारत में जो शासन किया, इनकी 5 शाखाएं थी। एक बच्चे जो अफगानिस्तान क्षेत्र में शासन कर रहे थे, कहां पर? अफगानिस्तान क्षेत्र में, यानी कि इस वाले एरिया में शासन कर रहे थे। एक इनसे आगे जो पंजाब शाखा थी, पंजाब क्षेत्र, एक मालवा मध्य प्रदेश की तरफ आ गए, एक उत्तरी जो तक्षशिला से मथुरा तक थे, एक यहां पर इस क्षेत्र में बीच में शासन करेगी, एक नासिक से उज्जैन तक शासन करती है, एक शाखा यहां थी। तो इनकी कुल 5 शाखाएं थी, 5 वर्गों में बटे हुए थे। तो क्या बोलेंगे? कितनी शाखाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है। कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा और ये नॉर्थ वाले और ये आपका वेस्ट वाले। रुद्रदामन का संबंध किस? ये सिर्फ 5 शाखाएं रुद्रदामन को एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाती हैं। रुद्रदामन नाम कई बार हम सुन चुके, यस और नो। तो रुद्रदामन का संबंध है पश्चिमी क्षत्रप से। किससे? पश्चिमी, क्या बोलेंगे आपका? पश्चिमी क्षत्रप से इसका संबंध है। रुद्रदामन के बारे में हमको जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख कैसे भाषा में? मैंने आपको बताया पहले ही, संस्कृत भाषा में जारी कराया गया। बोलेंगे भैया यवनिका की शुरुआत क्या बड़े स्तर, नहीं बड़े स्तर पर नहीं हुई, बड़े स्तर पर यवनिका की शुरुआत नहीं हुई। यानी कि चीजों को ढक करके रखना, जैसे गेट के दरवाजे, पर्दा करना लोगों ने शुरू किया अपने घर के दरवाजे पर। पहले तो आप देखोगे कि बहुत प्राचीन समय में बहुत अधिक दरवाजे, किसी चीज पर ताले लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लोग ईमानदार थे, तो पर्दा एक शुरू हुआ। जैसे एक पर्दा चेहरे पर होता है, जो औरंगजेब के समय पर बहुत प्रचलित हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब अपहरण करेगा सुंदर स्त्रियों के, तो औरंगजेब के समय वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नहीं दोस्त मैं पूछता, उपंत कुमार जी ऐसा नहीं है दोस्त मेरे, उत्पल आप भाई हैं, आप भाई हैं, आप अनलकी कैसे हो सकते हैं? चलो हिम्मत रखा करो हमेशा जीवन में। क्या बोलेंगे जी? जूनागढ़ अभिलेख कहां पर स्थित है? गिरनार गुजरात में है, ये पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। तो रुद्रदामन कौन सी शाखा से हैं, सिर्फ इतना फोकस करें। क्या बोलोगे भैया? पश्चिमी क्षत्रप थे। कैसे क्षत्रप हैं? पश्चिमी क्षत्रप हैं। कितनी शाखाएं हैं शकों की? बोलेंगे 5 शाखाएं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। वेरी गुड। हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए हिमांशु कुमार जी यहां से पढ़ें, अन्य किसी बैच से फिर हिस्ट्री ना पढ़ें, अंत कर दें यहीं पर। ठीक है, आगे कोई भी एग्जाम आएगा आपका, एसएससी जीडी आए, यूपीएसआई आए, आगे आने वाले एग्जाम जिनकी डेट है लगभग, तो उनके लिए आपको अलग से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ यही पढ़ना है लगातार। आगे आएंगे। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी अभिलेख से हमको किसका जिक्र मिलता है? मैंने मौर्यों के समय पर भी जिक्र किया था एक सुदर्शन झील का। मुझे बताएं
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर किसने उसको बनवाया था? सारे अच्छे बच्चों से आंसर की उम्मीद करूंगा। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में निर्माण का पता चलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील, झील समझते हो ना, लेक, पानी की व्यवस्था के लिए। सुदर्शन झील से जो नहरें निकलवाई हैं वो किसने निकलवाई हैं? तो शास्त्र ने निकलवाई हैं। सम्राट अशोक के समय पर इससे नहर निकलवा दी गई ताकि अन्य जगह भी पानी का क्या सप्लाई हो सके। जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार का मतलब क्या है बच्चे? कोई भी झील है उसके किनारे आपने अपने गांव में झोड़ को देखा होगा, तो क्या करते हैं लोग? अतिक्रमण कर लेते हैं या मिट्टी ऐसे गिर जाती है, किनारे टूटते चले जाते हैं, तो झील छोटी होती चली जाती है। होगी कि नहीं होगी? एक समय पर कूड़ा करकट ये सब अगर जाता रहेगा तो ऐसे ही ये भी बेकार हो गई। जीर्ण का मतलब कमजोर हालत में हो गई, उसके किनारे सटीक नहीं रहे, पानी का बहुत अच्छा स्टोरेज उसमें नहीं रहा, जीर्ण हो गई। तो कमजोर हो गई तो रिनोवेट कराया गया उसको, जैसे मकान जीर्ण हो जाता है फिर से पुताई करा देते हैं उसकी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जीर्णोद्धार कराया है रुद्रदामन ने। किसके निर्देशन में? सुविशाख के निर्देशन में, जो मंत्री था रुद्रदामन का। अब मुझे बताओ रुद्रदामन कौन सा शासक है? हिंद यवन या शक शासक है एक? तो बोलेंगे भैया शक शासक है। कौन सी संबंध है इसका? पश्चिमी क्षत्रप से। तो इसके बारे में आपको जानकारी हो इसीलिए वो 5 शाखाएं बताई गई हैं। पुनः जीर्णोद्धार, फिर से खराब हो गई। मकान की पुताई क्या एक ही बार होगी? नहीं भैया, दोबारा भी होगी। तो कभी पुनः शब्द का इस्तेमाल करें तो गुप्त वंश के स्कंदगुप्त होंगे, और जीर्णोद्धार पूछे तो रुद्रदामन होंगे। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इस पर किसका वर्णन मिलता है? रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो किसके बारे में जानकारी नहीं है? स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आप हमारी बात नहीं सुनते हैं बेटा, नाम नहीं लूंगा ना मैं। अब तुम्हारी बात मैंने पढ़ ली लेकिन नाम तब भी नहीं पढ़ूंगा तुम्हारा। नाम के चक्कर में तुम सारे जितने भी हो, मैंने बताया ना, मैं उस बच्चे से अपनी पहचान मानता हूं जो सेलेक्ट होने का दम रखता है, और जो कमेंट के चक्कर में ज़्यादा रहता है उसमें सेलेक्ट होने का दम कम रहता है। उस बच्चे से अपना लेना देना नहीं है। अपना लेना देना है उस बच्चे से जो बात को फॉलो करते हुए सिलेक्शन का दम रखता है। क्योंकि जो हमारी बात को फॉलो नहीं कर रहा है वो सीधी सी बात सिलेक्शन लेगा नहीं। सिलेक्शन लेगा नहीं तो अर्थ ही क्या है? आप कल किसी को गाइड करोगे RWA से पढ़ो तो आप असफल है, आपकी बात कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो हमारा मतलब है सफल छात्रों से, और सुधर जाओ, सफल बन जाओ, नहीं तो रोओगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ जब आप असफल होंगे और तब आप रोंगे, और तब आप रोने की स्थिति में यदि होंगे तो कोई आपके आंसू नहीं समझ पाएगा। आप बेशक कितनी भी मेहनत करें, सफलता में अगर किनारे से चूक गए ना, दुनिया को तुम एक्सप्लेनेशन दोगे कोई नहीं समझेगा। सबको सफलता चाहिए, मेहनत वहनत जो है ठीक है, कोई नहीं पूछता ना मानता। तो दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या पढ़ रहे हैं हम? हम पढ़ रहे हैं भैया शक शासकों को। तो इंडो ग्रीक जाने कहाँ से आए? इंडो ग्रीकों के बारे में बच्चे मैंने यहाँ पर डेमीट्रियस का जिक्र किया, मिनांडर का जिक्र किया। फिर आते हैं शक शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये थोड़े अजीब अजीब से नाम है, आपको नहीं लग रहे होंगे बड़े अजीब नाम है, तो ये इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता। लेकिन इंटरेस्टिंग से मतलब नहीं है, वो पढ़ना ही होगा। शकों में कौन है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट शासक रुद्रदामन है। शकों के बाद में फिर पहलव आए। पहलवों के संस्थापक कौन है? वो मिथ्रेडेट्स हैं। मिथ्रेडेट्स कहां से आए? ये ईरान से आए। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो गोंडो फर्नीस था। गोंडो फर्नीस, जिसकी राजधानी कहां है? तक्षशिला में थी। ये बात याद रखें। तो ये कैसे जी रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को? हाँ जी, एक दूसरे को हरा कर ही आगे बढ़ रहे होंगे। पहलवों के बाद में फिर कुषाण आए, और कुषाणों को हम कल पढ़ेंगे। अगर मैं पूछूं भारत आने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा परीक्षा के लिए प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, तो दोस्त कुषाण वंश से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुषाण वंश से। कल कुषाण वंश पढ़ेंगे। अभी ये अंतिम है यहाँ पर हमारा पहलव वंश। तो क्या बोलेंगे? शकों के बाद में पहलव आए। और भैया यहां से एक बार बताओ ना, प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? इन सब के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनको महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। लगातार परीक्षाओं में शुरू हो।
ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, मिलते हैं कल। लव यू ऑल।